Hi everyone. In this lecture, we will study the another case to obtain the particular integral of given linear differential equation. So in last lecture, we learned how to find the particular integral of a differential equation whose right-hand terms contain exponential term. So in this lecture, we will discuss the case to find the particular integral where the right hand side of the equation involve a trigonometry, but specially sine or cos function. It is also in degree 1. Means if the right hand side has a term sine ax or cos ax, then only we have to apply this type. So we first discuss what is the procedure to find the particular integral for this type of function, and then we discuss some example based on that case. So we know that any linear differential equation is of the form f of dy is equal to x, where f of d is a ऑक्सिलरी इक्वेशन की सिंबॉलिक फॉर्म अगर हम इसमें लिखेंगे तो इसको क्या बोला था हमने एफ ऑफ डी, और इसका सॉल्यूशन जो निकालना है उसको बोलते हैं हम कंप्लीट सॉल्यूशन. सो कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकलता है हमको मालूम है, राइट हैंड साइड की वैल्यू 0 कर देंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे और रियल होगी इमेजिनरी होगी तो उसका यूज करके हम सीएफ निकालेंगे, और राइट हैंड साइड की जो टर्म यूज होगी उसका यूज करके हमको क्या निकालना है, पीआई निकालना है. तो यहाँ पर सिर्फ हम पीआई डिस्कस करेंगे. तो पीआई का रिजल्ट जो हमारे पास है, पर्टिकुलर इंटीग्रल का फार्मूला है हमारे पास 1/f ऑफ डी इंटू एक्स. एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे हम 1/f ऑफ डी, हम ले लेंगे साइन एक्स. ओके, तो इस टर्म को मैं थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ. एफ ऑफ डी को मैं लिखता हूँ 5/d² साइन एक्स फॉर सिंप्लिसिटी. क्यों? क्योंकि अगर सपोज आपके पास एफ ऑफ डी अगर है और इसकी वैल्यू सपोज ये है आपके पास d² प्लस डी प्लस 1, तो एफ ऑफ डी मतलब ये क्या है, फंक्शन ऑफ डी है. तो यहाँ पे तो फंक्शन ऑफ डी दिख रहा है आपको, लेकिन डी है लेकिन यहाँ पे d² भी प्रेजेंट है, तो इसको मैं फंक्शन ऑफ d² भी लिख सकता हूँ. लेकिन ये एफ और ये एफ सेम हो जाएगा, इसीलिए मैंने एफ को चेंज करके 5 कर दिया. तो दोनों एक ही चीज है. प्रॉब्लम यह है कि अभी मैंने d² क्यों यूज किया, जैसे कि पहला जो हमारा टॉपिक था e⁴ax, इसमें मैंने d को रिप्लेस किया था a से, लेकिन यहाँ पर हमको d को रिप्लेस नहीं कर सकते हम. इस केस में यहाँ पर हमको d² को रिप्लेस करना पड़ेगा. तो d² से रिप्लेस करने के लिए हमको प्रॉब्लम में d² चाहिए, इसलिए मैंने वहां पे d² को इंट्रोड्यूस कर दिया. बाकी तो वहां पे कुछ नहीं है. अभी आपको क्या करना है, d² की जगह पर लिखना है हमको a² और उसका नेगेटिव. a² क्या रहेगा, साइन या कॉस, दोनों में से कोई भी फंक्शन आपको चलेगा. साइन है या कॉस है, कोई भी केसेस में हम इस टाइप का यूज कर सकते हैं. आपको x का कोएफिशिएंट देखना है, सपोज ये है, उसका स्क्वायर करना है और उसका नेगेटिव लेना है. मतलब इन एनी कंडीशन दिस वैल्यू इज नेगेटिव, बिकॉज ये अगर पॉजिटिव होगा तो a² का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, लेकिन नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा. और ये अगर नेगेटिव भी वैल्यू है आपकी तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, लेकिन उसके बाद आपको नेगेटिव देना है तो नेगेटिव रहेगा. मतलब इन एनी कंडीशन दिस वैल्यू मस्ट बी नेगेटिव. इसकी वैल्यू d² की वैल्यू. तो d² इक्वल टू -a² आपको यहाँ पर पुट करना है. तो यहाँ पर पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा 5 -a² साइन ax. यहाँ पे लेकिन कंडीशन क्या रहेंगी, 5 -a² इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी, और ये टर्म 0 हो जाएगी मतलब आपका आंसर जो मिलेगा इनफाइनाइट. लेकिन अभी ऐसा भी हो सकता है, इफ 5 -a² इज इक्वल टू 0, देन पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू, तो ये 0 भी हो सकता है जैसे पहले केस में हुआ था. तो इसमें भी
सेम वैसे ही यूज करना है जैसे हमने पिछले प्रॉब्लम में किया था। क्या करेंगे हम, 1 अपॉन इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव रहेगा फाइव डैश ऑफ डी स्क्वायर साइन एक्स, और डेरिवेटिव लेने के बाद यहाँ पे क्या देना है, हमको एक्स देना है, और यही प्रोसीजर रिप्लेस करना है। एक बार डेरिवेटिव लेने के बाद अगेन क्या करना है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, मतलब आपको मिलेगा एक्स इंटू 1 अपॉन फाइव डैश ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन एक्स। अगेन क्या रहेगा, फाइव डैश ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। अगेन ये 0 होता है तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम देंगे एक्स स्क्वायर, यहां पर आएगा डबल डेरिवेटिव, और डी स्क्वायर इज रिप्लेस बाय अगेन माइनस ए स्क्वायर साइन एक्स। कब, इफ फाइव डैश ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, अगर 0 होता है तो, एंड सो ऑन। ऐसे कंटिन्यू कब तक करना है, जब तक हमको आंसर नहीं मिलेगा। तो इन शॉर्ट आपको ध्यान में क्या रखना है, अगर e टू द पावर ax की केस होगी तो आपको d रिप्लेस करना है a से, और अगर साइन ax या कॉस ax की कंडीशन होगी तो आपको d स्क्वायर रिप्लेस करना है माइनस ए स्क्वायर से। मतलब उसमें d को रिप्लेस करना था, इसको d स्क्वायर से रिप्लेस करना था। d इक्वल टू ये था तो d स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमको माइनस लिखना है। और अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो सेम कंडीशन यूज करना है जो हमने पिछले केस में यूज की है। तो इस टाइप से इस मेथड यूज करके आप साइन एक्स या कॉस एक्स का कोई भी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अभी क्या करेंगे, हम इसका यूज करके इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और देखेंगे उसमें क्या डिफिकल्टी आती है या इजीली वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो वी टेक फर्स्ट प्रॉब्लम बाय यूजिंग दैट इज सॉल्व d2y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx प्लस y इज इक्वल टू cos 2x। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी है वो हमको लिखना है। तो अभी यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास लिखा है, आपको सॉल्यूशन में वो नोट करना है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 1। तो इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद पहले केस कौन सी है कि इसको हमको लिखना है सिंबॉलिक फॉर्म में, तो ये डी के फॉर्म में नहीं है, तो पहले हमको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन इन सिंबॉलिक फॉर्म एज। तो सिंबॉलिक फॉर्म में यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है तो यहाँ पे आएगा डी स्क्वायर, यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव है तो यहाँ पर आएगा डी, यहाँ पर डेरिवेटिव नहीं तो 1, और तीनों इसमें y है तो y को ले लिया मैंने बाहर, इज इक्वल टू cos 2x cos 2। ठीक है, सो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा फिर, अभी जो भी कंप्लीट सॉल्यूशन है वो, तो कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल cos 3। तो हम इसमें अभी CF निकालेंगे और PI निकालेंगे। तो CF तो आपको मालूम ही है, जब भी प्रॉब्लम है तो एक बार हम निकाल लेंगे, और 2 फाइंड CF। CF के लिए क्या होना, हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए। सो द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ऑक्सिलरी इक्वेशन कौन सा होगा, यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 बराबर है। राइट हैंड साइड को 0 करना है और y उधर चला जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो आपको ये मिल जाएगा। अभी इसको रूट्स निकालो, आप कैलसी पे निकालो या डायरेक्ट निकालो। आप कैलसी पे निकालो, मैं डायरेक्ट कैलसी पे निकालो, मैं वैसे निकालता हूँ। तो डी की वैल्यू मिलेगी मुझे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन टॉइसी माइनस 1 प्लस माइनस ये आएगा √3i अपॉन 2। कैसे निकाले, यहाँ पे वो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2ac का फार्मूला यूज करके। मिडिल टर्म है 1 तो माइनस 1 प्लस उसका स्क्वायर 1 4ac 4 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा -3, तो 3 का स्क्वायर रूट √3 और -1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा i, मतलब स्क्वायर रूट में निगेटिव है मतलब इमेजिनरी पार्ट आएंगे, तो अल्फा प्लस माइनस i बीटा हो गया। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप डायरेक्ट कैलसी का यूज करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारा कॉम्प्लेक्स रूट्स।
तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का क्या तरीका है कॉम्प्लेक्स में, e टू द पावर अल्फा एक्स e टू द पावर अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स C2 sin बीटा एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर व्हाट इज द वैल्यू फॉर अल्फा, अल्फा मतलब रियल पार्ट -1/2 है, सो -1/2 एक्स C1 cos बीटा, बीटा है √3/2 एक्स प्लस C2 sin बीटा अगेन √3/2 एक्स। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो एक पार्ट तो हो गया हमारा, 2 मार्क्स का प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, 2 या 3 मार्क आपको इसमें मिल जाएंगे। अभी दूसरा है हमको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है क्योंकि सीएफ तो हमको आता ही है कैसे निकालना है। तो अभी हम पर्टिकुलर इंटीग्रल देखेंगे कैसे निकालना है। तो ना टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो फार्मूला है वो है हमारे पास, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/f(d) इंटू एक्स विच इज इक्वल टू, अभी f(d) क्या होता है, f(d) मतलब ये वैल्यू y का जो कोएफिशिएंट है जो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन में यूज करते हैं वो f(d) होता है। तो f(d) कितना है, d² + d + 1। तो वहां पर डालेंगे हम वैल्यू 1/d² + d + 1 और x की वैल्यू कितनी है, cos 2x। ठीक है, तो यहाँ पे जो केस यूज होगी हमारी, वो केस यूज होगी पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/f(d) इंटू cos ax। और यहाँ पर अगर cos ax या sin ax अगर है तो आपको क्या करना है, ये निकालना है, उसका स्क्वायर करना है, उसको निगेटिव देना है और उसको d² से रिप्लेस करना है। सो हियर d² इक्वल टू होगा, ये कितना है यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे हम 4 और उसका निगेटिव देंगे -4। तो d² के जगह पे क्या रखना है हमको, -4 रखना है। तो हम वहां पे पुट करेंगे, फिर d² हो गया -4 प्लस d + 1 इंटू cos 2x इक्वल टू 1/, ये हो जाएगा -4 + 1 इज -3 इंटू cos 2x। ठीक, तो इसको हमको ने सॉल्व कर दिया। अभी एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा क्रिएट हो गया कि यहां से जब तक पूरे d एलिमिनेट नहीं होंगे तब तक तो आपका आंसर आएगा नहीं। और यहां से d² की टर्म थी तो हमने d² को तो एलिमिनेट कर दिया, लेकिन यहाँ पे d है, तो d जब तक हम एलिमिनेट नहीं करेंगे तब तक हम इसको प्रॉब्लम को कंप्लीट नहीं मान सकते हैं। तो अभी इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे, पहली बात है d, तो d को हम रिप्लेस भी नहीं कर सकते क्योंकि d को हम रिप्लेस, अगर e टू द पावर ax है तो आप d को रिप्लेस कर सकते हैं a से, लेकिन यहाँ पे जो टर्म है वो e टू द पावर ax नहीं है, ये तो cos ax के फॉर्म में है और यहाँ तो आप d² ही रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास फिर एक ही चॉइस बचती है कि यहाँ पे हमको d² लाना है। तो d² कैसे लाना है, तो d² लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर है इसका जो कॉन्जुगेट होगा इससे हमको इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। मतलब क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करेंगे आप, आपको सिर्फ क्या करना है, मिडल साइन चेंज करना है। अगर मिडल माइनस है तो उसको प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। तो यहाँ पे d² नहीं है लेकिन हमको d² ही रिप्लेस करना है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में आपको d² को वहां पे इंट्रोड्यूस करना ही होगा और d² को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको एक d से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो भी उसका फायदा होगा नहीं होगा हम बोल नहीं सकते, इसलिए क्या करना है, ये जो टर्म है इसको आप कॉन्जुगेट लिखो। कॉन्जुगेट मतलब सिर्फ बीच में का साइन चेंज कर दो, उससे मल्टीप्लाई करना है और उससे डिवाइड करना है। तो इसका कॉन्जुगेट हम देखेंगे d+3, d-3 ऑलरेडी है और d+3, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, मतलब हमको
इक्वेशन का जो वैल्यूज है वो चेंज नहीं करनी है, सिर्फ हमको यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड किया मतलब हमने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि इसका कैलकुलेशन कितना था 1, मतलब ये आंसर ये दोनों स्टेप के है इक्वल ही है। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। तो d+3 एज इट इज, a+b a-b, फार्मूला मालूम है आपको, a² - b² cos 2x विच इज इक्वल टू d+3। अभी यहां पर देखिए d² की वैल्यू आपके पास -4 है, यहां पर आप लिख सकते, तो इसको लिखो -4 - 9 इंटू cos 2x। तो ये हो जाएगा -1/13 d+3 इंटू cos 2x। अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी यहाँ पे d बाकी है, लेकिन अगर d ऊपर है, d प्लस समथिंग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि d मतलब क्या होता है, d मतलब होता है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको ऑपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, इस टर्म का डेरिवेटिव मिलेगा। तो हम सिंपली क्या करते, जैसे हम ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते वैसे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। सो -1/30 इंटू डी ऑफ cos 2x प्लस 3 इंटू cos 2x, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो विच इज इक्वल टू -1/30। अभी d ऑफ cos 2x मतलब डेरिवेटिव ऑफ cos 2x विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ cos कितना होता, माइनस साइन, तो cos 2x का डेरिवेटिव हो गया sin 2x माइनस, और 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 प्लस 3 cos 2x। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते, 1/30 माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2 sin 2x माइनस 3 cos 2x। अभी देखेंगे आप, तो अभी इस प्रॉब्लम में कहीं पर भी d बाकी नहीं है, मतलब ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन पर्टिकुलर इंटीग्रल का। तो लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू y इक्वल टू CF प्लस PI, बराबर है। तो CF का आंसर कितना है हमारा, CF निकाला था हमने ये e⁻⁻² तो e⁻⁻² C1 cos √3/2x प्लस C2 sin √3/2x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल इज 1/13 2 sin 2x माइनस 3 cos 2x। तो ये हो गया हमारा इसका लास्ट आंसर। तो प्रॉब्लम में सिर्फ आपका थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे ज्यादा है, कि जैसे कि पहले प्रॉब्लम थोड़ा इजी था कि हमको d ही रिप्लेस करना था, यहाँ पर हमको d² रिप्लेस करना है। तो प्रॉब्लम में d² अगर है तो हम उसको डायरेक्ट रिप्लेस कर देंगे, लेकिन अगर नहीं है और आपसे अगर कुछ कैलकुलेशन होता नहीं है तो हमको उसको इंट्रोड्यूस करना है। जैसे यहाँ पर था तो हमने रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर नहीं था तो उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। इंट्रोड्यूस करने के बाद हमने ये मिल गया, लेकिन d अभी ऊपर है, और d मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो वहां पे आप डायरेक्ट इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ cos 2x क्या आ जाएगा, sin 2x इंटू 2 माइनस, और ये तो 3 इंटू cos 2x एज इट इज आएगा, इसको माइनस का एडजस्ट करके ये मिल जाएगा। तो इस टाइप से आप ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म जिसमें cos और sin होगा वो प्रॉब्लम हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो एक इजी प्रॉब्लम हो गया इसका। एक और प्रॉब्लम ले लेंगे जिसके लिए थोड़ी हमको और मेहनत करनी पड़ेगी। एक प्रॉब्लम ये ले लेंगे हम, सॉल्व d2y/dx² प्लस y इज इक्वल टू sin 3x इंटू cos 2x। इसको भी देखेंगे ट्राई करके सॉल्व। पहले तो CF तो आपको निकालना है, तो वहां तक तो आप सोचो मत, CF निकालने तक। तो हम क्या करेंगे, इसको दे देंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज 1, इसको लिखना है हम सिंबॉलिक फॉर्म में। सो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन इन सिंबॉलिक फॉर्म एज। सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे d² आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, y को कॉमन ले लिया, sin 3x इंटू cos 2x cos 2। कंप्लीट सोल्यूशन क्या रहेगा इसका,
CF प्लस PA, इक्वेशन नंबर 3। तो फिर CF निकालेंगे हम 2.CF। CF के लिए क्या होना, ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करते हैं हम, d² प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड एज इट लगते हैं, राइट हैंड साइड को 0 कर देते हैं और y को भी उधर शिफ्ट करके 0 कर दो, मतलब d² प्लस 1 इक्वल टू आ गया 0। क्या इसी पे निकालो या डायरेक्ट निकालो, चॉइस इज योर्स। सो मैं ऐसे लिखते हैं इसको, d² इक्वल टू -1, और -1 मतलब क्या रहता, i²। तो d² की वैल्यू कितनी होगी, i², तो d कितना होगा, प्लस माइनस i। तो ये हो गया अल्फा प्लस माइनस i बीटा के फॉर्म में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है। फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फार्मूला है हमारे पास e⁴ x c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो वैल्यू पुट करने के लिए क्या होगा, e⁴ अल्फा कितना है, रियल पार्ट नहीं है इसको, तो 0 है, तो 0x c1 cos बीटा कितना है, i का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, वही x, c2 sin x, e⁴ 0 इज 1, तो c1 cos x प्लस c2 sin x। तो अगेन CF इज वेरी इजी, CF निकालने के लिए कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम है हमारा PI निकालने के लिए। तो इसका PI कैसे निकालना है वो हम एक बार देखेंगे। और PI निकालने के लिए क्या होना, जैसे कि आपको इंटीग्रेशन डेरिवेटिव तो मालूम चाहिए, लेकिन PI निकालने के लिए हमको कुछ मैथमेटिकल जो फार्मूले होते हैं, हाफ एंगल, डबल एंगल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, तो वो भी आपको मालूम चाहिए, क्योंकि उसके बगैर हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो PI के लिए क्या करेंगे हम, टू फाइंड PI। तो PI का फार्मूला पहले 1/f(d) इंटू एक्स। f(d) की वैल्यू मालूम है आपको क्या है, d² प्लस 1 थी, मुझे याद है तो मैंने लिख लिया डायरेक्ट, नहीं है तो आप देख लो, d² प्लस 1। और x कितना है, sin 3x इंटू cos 3x। इसको अब मोबाइल में रखते, इसका कुछ काम नहीं हमको। तो ये हो गया sin 3x इंटू cos 3x। अभी जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हमने जो केसेस देखे, वो हमने अभी दो ही टाइप देखे। एक तो फंक्शन एक्सपोनेंशियल होगा, मतलब e⁴x होगा, या दूसरा फंक्शन साइन या कॉस में होगा। तो यहाँ पर e⁴x के केस तो अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म ही नहीं है। तो यहाँ पे टर्म है साइन और कॉस में। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान में रखो आप कि यहाँ पे जो टर्म है, ये दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन है, और आपको जो केस में हमने जो x देखा था वो था साइन ax और कॉस ax। मतलब मुझे एक ही टर्म चाहिए, एक तो मुझे साइन चाहिए, एक तो मुझे कॉस चाहिए। यहाँ पे दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। और एक तो जनरल बात है कि अगर टर्म एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है तो चल जाएगा, लेकिन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में है तो वो टर्म आपको उसी फॉर्म में चाहिए। तो ऐसा कोई रिजल्ट है जिसको हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, वो अगर आपको रिजल्ट मालूम है तो ये प्रॉब्लम हम इजीली कर सकते हैं। अभी वो रिजल्ट कौन सा है, तो मैं यहाँ पे आपको रिजल्ट निकाल के दिखाता हूँ। हमें एक फार्मूला मालूम है साइन a प्लस बी का। क्या रिजल्ट है वो, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। और दूसरा रिजल्ट है हमारे पास एक साइन a माइनस बी का। वो रिजल्ट है साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। और ये दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो मुझे मिलता है 2 साइन a इंटू कॉस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ऐड करने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस, तो ये डबल हो जाएगा और ये ऐड हो जाएगा। और ये देखिए टर्म कैसे है, साइन a इंटू कॉस बी, और हमारे पास वैसी टर्म है साइन a इंटू कॉस बी। तो ये फार्मूला जो है ना, एक्चुअली ये डायरेक्ट भी फार्मूला है, अगर आपको मालूम है तो डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हैं। अगर मालूम नहीं तो कैसे आया, तो ये दो फार्मूला का कॉम्बिनेशन करके ये फार्मूला आ गया है। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे भी डायरेक्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पर 2 नहीं है तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं ये फार्मूला अप्लाई करता हूँ
तो मुझे मिलेगा डी स्क्वायर प्लस 1, ये 1/2 आ जाएगा, क्योंकि साइन ए इंटू कॉस बी है सिर्फ हमारे पास, फार्मूले में 2 है तो ये 2 इधर चला गया। और फार्मूला कौन सा है हमारा, एक बार आपको एंगल की एडिशन करना है और एक बार एंगल की सब्ट्रैक्शन करना है, और दोनों बार साइन ही है, तो इसको बोलेंगे हम ए और इसको बोलेंगे बी। तो हमारा रिजल्ट आएगा साइन ए प्लस बी 3x प्लस 2x प्लस साइन ए माइनस बी 3x माइनस 2x ब्रैकेट कंप्लीट, विच इज इक्वल टू 1/d स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू साइन 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा 5x, और साइन 2x माइनस 3x कितना हो जाएगा x। अगर आप देखेंगे अभी यहां पर एक ही टर्म है इस फॉर्म में साइन ax, और यहां पर भी एक ही टर्म है, और यहाँ पे बीच में एडिशन है। एडिशन है मतलब इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, जो कि पहले हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि पहले क्या था यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन था। तो अब हमारा काम हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा 1/2 को मैं बाहर ले लेता हूं, क्योंकि 1/2 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट टर्म को आप इंटीग्रेशन के बाहर भी लिख सकते हैं। इन ब्रैकेट हम इसको लिखेंगे 1/d स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन 5x प्लस साइन एक्स। ठीक है, अभी ये जो ऑपरेटर है इस दो टर्म पे ऑपरेट करेगा, तो इसको हम ऑपरेट कर देंगे। तो फर्स्ट इंटू दिस, तो 1/2 को मैं एज इट इज रखता हूं, और इसको लिखता हूं मैं 1/d स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन 5x प्लस 1/d स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन एक्स। ठीक, अभी आप इसका नेचर देखेंगे तो इस टाइप का प्रॉब्लम है 1/f(d) इंटू साइन ax। देखिए यहाँ पर साइन ax, यहाँ पर भी साइन ax। तो इस कंडीशन में क्या करते थे हम, ये टाइप 2 का प्रॉब्लम है, टाइप 2, और टाइप 2 में हम करते थे डी स्क्वायर इज रिप्लेस बाय माइनस ए स्क्वायर, बराबर। तो पहला जो वैल्यूज है, पहली जो टर्म है उसके लिए ए कितना है 5। सो फर्स्ट टर्म के लिए डी स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 माइनस दैट इज माइनस 25। और सेकंड टर्म जो है, सेकंड टर्म के लिए एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और उसका निगेटिव कितना हो जाएगा -1। तो दो टर्म के लिए अलग अलग आपको डी स्क्वायर यूज करना है, पहले के लिए -25 और सेकंड के लिए -1। तो हम ट्राई करेंगे यूज करना 1/2 डी स्क्वायर इक्वल टू कितना रखना है -25। सो ये हो गया -25 प्लस 1 इंटू साइन 5x। ठीक है, अभी एक बात भी आपको ध्यान में रखना है, अगर मैं डी स्क्वायर की वैल्यू रखता हूं तो डिनोमिनेटर की वैल्यू नॉन जीरो ही चाहिए मुझे, क्योंकि अगर वैल्यू जीरो हो जाएंगी तो प्रॉब्लम क्या होगा, जीरो होने के बाद जो आंसर है हमारा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं -25 रखता हूं तो -25 प्लस 1 मतलब कुछ ना कुछ आंसर तो मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरे केसेस, दूसरी जो सेकंड टर्म है उसमें डी स्क्वायर की वैल्यू हमको -1 रखना है, और यहाँ पे +1 ऑलरेडी है। तो अगर ये -1 प्लस 1 हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और 1/0 क्या होगा इनफाइनाइट होगा। तो इसका सोल्यूशन फिर पॉसिबल नहीं है। तो हमने वो कंडीशन भी देखी थी कि अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 होती है तो हमको क्या करना है। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर 0 होती है तो हमको क्या करना है, मतलब फर्स्ट टर्म को हमने तो ये डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, लेकिन सेकंड को हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर दे, क्योंकि डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0। तो दूसरी कंडीशन, इस टर्म का हमको डेरिवेटिव लेना है, तो डी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2d, और 1 का डेरिवेटिव हो गया 0 साइन एक्स एज इट इज, और बाद में डेरिवेटिव लेने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x इंटू 1/2d इंटू साइन एक्स, विच इज इक्वल टू 1/2 -25 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये -48 इंटू साइन 5x प्लस x2। देखिए ये जो x है ये ऑपरेटर के बाहर है, मतलब इसको फिर अंदर लेकर मत जाओ। इसको अगर आप अंदर लेकर जाएंगे तो प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। अंदर की टर्म बाहर भी नहीं लाना है वैसे, और बाहर की टर्म अंदर भी लाना नहीं है। सिर्फ कांस्टेंट ही ऐसी एक चीज है जो अंदर बाहर कहीं पर भी खेल सकती है। ठीक है, तो ये बाहर है तो ये बाहर रखो। अभी यहाँ पर है डी, एक्स लिखा मैंने 2 लिखा, और यहाँ पे है डी। साइन है तो साइन में डी तो हम यूज नहीं कर सकते,
तो हमको डी स्क्वायर करना है, और यहाँ पर जरूरी बात भी नहीं है कि डी स्क्वायर करना ही है, क्योंकि डी प्लस कुछ है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जैसे कि हमने पिछले प्रॉब्लम में देखा था, डी मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और 1/d क्या हो जाएगा फिर, डेरिवेटिव का अगर आप डायरेक्ट इनवर्स लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन। जैसे कि अगर मुझे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है तो आंसर आ जाएगा ट्वाइस एक्स, और ट्वाइस एक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन ले लूंगा तो वो आएगा एक्स स्क्वायर। मतलब डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन क्या है, ये इनवर्स प्रोसेस है। डेरिवेटिव को इंटीग्रेशन कैंसिल करता है, इंटीग्रेशन को क्या करता है, डेरिवेटिव कैंसिल करता है। जैसे कि कोई नंबर में ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी चेंज नहीं होगा। कोई नंबर को मल्टीप्लाई करो, कोई नंबर को डिवाइड करो, उसमें भी कुछ चेंज नहीं हो जाएगा। वैसे ही ये कंडीशन है कि डेरिवेटिव लेने के बाद इंटीग्रेशन लो या इंटीग्रेशन लेने के बाद डेरिवेटिव लो, उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा कि आपको जो प्रॉब्लम है आपका आंसर वही रहेगा। तो इसीलिए 1/d है, इसको हम इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। तो इसको मैं डायरेक्ट क्या करता हूं, ऐसे लिखता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। मतलब वो डी स्क्वायर लाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे डी प्लस समथिंग अगर होता था तो आपको क्या करना था, वहां पर आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता था वो टर्म लाने के लिए। यहाँ पे कोई वैसी बात नहीं है। तो यहाँ पे 1/2 आ गया, ये आ गया -1/48 एज इट इज इंटू sin 5x प्लस x/2। एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x कितना होता, -cos x। तो ये हो गई हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। और इसके बाद अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व क्या करना है, सिर्फ हमको इसको एडजस्ट करना है। तो इसको मैं एडजस्ट कर देता हूं। तो यहां भी हम क्या करेंगे, दोनों टर्म में माइनस है तो मैं माइनस को बाहर ले लेता हूं। सो माइनस, और यहां पे 1/2 है एक, तो 1/2 1/48 sin 5x प्लस x/2 cos x। तो इस टाइप में हम इस प्रॉब्लम का आंसर इजीली निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। और इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप, अगर आपको लगता है तो 48 आप बाहर लिख सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि 1/2 अंदर लेकर जाना है तो 1/2 आप अंदर भी लेके जा सकते हैं, या ऐसे कैसे लेना है तो वैसे भी रह सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो लास्ट में कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू होगा हमारा CF प्लस PI। तो कंप्लीट सॉल्यूशन मतलब y की वैल्यू विच इज इक्वल टू CF जो निकाला था हमने, वो निकाला था C1 cos x प्लस C2 sin x, C1 cos x प्लस C2 sin x, और पर्टिकुलर इंटीग्रल -1/2 1/48 sin 5x plus x/2 cos x. So which is the required solution. ओके, तो इस टाइप से आप जो सेकंड केस का प्रॉब्लम है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान में एक ही रखना है कि जो टर्म है वो साइन और कॉस ही चाहिए, उसका हाईएस्ट पावर 1 ही चाहिए, और उसके बाद वो सिंगल टर्म चाहिए। मतलब मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में है तो वो आपको एक सिंगल टर्म चाहिए। ऐसे नहीं है जैसे इस प्रॉब्लम में था, वो टर्म आपको सिंगल नहीं थी, यहाँ पे उसका मल्टीप्लिकेशन था। तो हमने क्या किया, वहां पे साइन ए इंटू साइन बी का साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला यूज करके उसको दो अलग अलग टर्म में हमने उसको सेपरेट कर दिया। ठीक, तो अगर आप एक बार और पर्टिकुलर इंटीग्रल देखेंगे तो देखिए हमने क्या किया था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थी, मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने क्या किया, साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला यूज करके इसको सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद इसको अलग अलग से ऑपरेट कर दिया, और सेकंड टर्म में ये डिनोमिनेटर 0 होता था। डिनोमिनेटर 0 होता है इसलिए हमने वो डिनोमिनेटर 0 जब होगा वो केस जो है वहां पे डेरिवेटिव और एक्स लेना वो कंसिडर किया।
और यहाँ पे साइन के लिए हमको डी नहीं चाहिए, डी स्क्वायर चाहिए, लेकिन डी यहाँ पे अकेला है। जैसे ऊपर डी अगर है तो हम डायरेक्ट उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, जैसे पिछले प्रॉब्लम में लिखा था। वैसे ही अगर डी अकेला नीचे है तो उसको हम इंटीग्रेशन भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन ले लिया, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन रहता माइनस कॉस एक्स। तो इस टाइप से ये प्रॉब्लम हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले केस में आपको ध्यान में क्या रखना है, क्योंकि जब भी आपके एग्जाम में प्रॉब्लम आएगा तो प्रॉब्लम आपको सिर्फ ऐसे पूछेंगे कि सॉल्व, आपको वो प्रेडिक्ट करना है कि ये कौन सी केस है। तो आपको ध्यान में ये रखना है, आप एक चार्ट ही कर लो कि टाइप 1 अगर x इक्वल टू ए टू द पावर ax है तो मुझे करना है d इज रिप्लेस बाय a, और अगर x इक्वल टू साइन ax है या कॉस ax है तो मुझे रिप्लेस करना है डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। तो ये दो बात आप ध्यान में रख लो। और अगर ये टर्म सेपरेट चाहिए और ये टर्म भी क्या है, सेपरेट चाहिए। अगर कंबाइन है तो उसको हम अलग फार्मूला यूज कराकर सेपरेट कर देंगे। सो ये हो गया हमारा सेकंड केस के बारे में, व्हेन द टर्म इज ट्रिग्नोमेट्री एंड स्पेशली साइन और कॉस टाइप के फंक्शन के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम अलजेब्रिक केस के बारे में बात करेंगे कि अगर अलजेब्रिक फंक्शन है तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे सॉल्व करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।